नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश दूरदर्शन और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है कृषि दर्शन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें खेत किसान की हम बात करते हैं, साथ ही साथ कोशिश करते हैं ऐसे शख्सियत से आपको मिलवाने की जिसके माध्यम से किसान भाइयों तक तमाम सही जानकारियां पहुंच सकें। और हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद हैं, आप छात्रा हैं खुशबू शर्मा जी, जो कि जामगांव देवास से। आपका बहुत स्वागत है कृषि दर्शन में। धन्यवाद। खुशबू जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, आप एक यंग टैलेंट हैं और यदि बात करते हैं किसानों की, तो आज के दौर में और परंपरागत खेती को आप कैसे देखती हैं? स्वरूप आखिर कितना बदल रहा है? जैसा कि मैंने देखा पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि जब से कोविड आया है तब से मैं घर पर ही हूँ और मैं जब खेती को देखती हूँ तो मैंने देखा है कि पहले जो किसान थे वो बैलों के माध्यम से खेती करते थे। धीरे धीरे ट्रैक्टर आया, अब नई नई मशीनें भी किसानों के पास उपलब्ध हैं। जैसे कि पहले ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू जो सीड है वो सोइंग की जाती थी, लेकिन आजकल सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन का यूज़ करके जो है इरिगेट किया जाता है फील्ड्स को, जिससे पानी की काफ़ी बचत होती है। बहुत सारी जगह फार्म पोन्ड्स बनाते हैं जिससे कि गर्मी के मौसम में भी पानी की उपलब्धता रहे और पानी वेस्ट ना हो। इसके अलावा यदि नए उपकरणों की हम बात कर लें तो आखिर आज के दौर में नए उपकरणों का होना कितना ज़रूरी हो गया है? देखा जाता है कि कई किसान भाई इसलिए परेशान रहते हैं कि क्योंकि उनके पास नए उपकरण नहीं रहते। नए उपकरण उसी तरह ज़रूरी हैं जैसे कि स्मार्टफ़ोन आजकल सभी के लिए ज़रूरी होता है। नए उपकरण जो किसान हैं उसको एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो अपनी लागत को भी कम कर सकता है और अपने प्रोडक्शन को भी बढ़ा सकता है। और जैसे कि जब हम देखते हैं कि रोटावेटर है या फिर अगर हम देखें कि सीड ड्रिल है, तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पहले रोटावेटर की बात की जाए तो वो हम एक पर्टिकुलर डेप्थ तक जाकर जो मिट्टी है उसको पलटता है और जिसकी वजह से काफ़ी जो कीड़े रहते हैं जो कि ज़मीन में नीचे रहते हैं वो भी ऊपर आ पाते हैं। उसके अलावा जो वीड्स होते हैं जिनको हम खरपतवार कहते हैं, उनके बीज भी जो दबे हुए होते हैं वो ऊपर आते हैं और वो नेचुरली सनलाइट के थ्रू किल हो जाते हैं। तो वो नए उपकरण हमारे लिए किसानों के लिए बहुत बड़ी एक मदद है। बहुत ही ख़ास और बारीक तरीके से आपने, मुझे ऐसा लग रहा है कि विश्लेषण किया इन तमाम चीज़ों का। लेकिन क्या ये सारी चीज़ें किसान भाइयों तक पहुंच पाती हैं अगर उन्हें जानकारी का अभाव है तो? आजकल जैसा हम देख रहे हैं कि स्मार्टफोन्स का ज़माना आ गया है और बहुत सारे किसान हैं जिनके पास स्मार्टफोन है। व्हाट्सएप और दूसरे मीडिया के थ्रू जैसे न्यूज़ है उसके थ्रू किसानों तक जानकारी पहुंचती है और कई ऐसे किसान हैं जो कि जिन तक अगर जानकारी नहीं पहुंच पाती तो गाँव में बहुत सारे ऐसे यूनिट्स जैसे कि FPO हैं वो इस्टेब्लिश हो रहे हैं जिनकी वजह से किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करने में मदद मिलती है। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र की यदि हम बात कर लें तो ये भी देखा जा रहा है कि सरकार कोशिश कर रही है कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों तक कृषि वैज्ञानिकों को पहुंचाने की। तो इस पहल को आप कैसे देखती हैं? जैसे कि मैं खुद एक BSc एग्रीकल्चर की स्टूडेंट हूँ और लास्ट ईयर जो हमारा 4th ईयर होता है उसमें हमको 6 महीने की ट्रेनिंग करनी होती है और हम कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा ही किसानों तक पहुँचते हैं, उनसे ये जानते हैं कि वो कैसे खेती करते हैं, क्या कमियाँ उनको दिखती हैं और कहाँ नॉलेज गैप दिखता है, उन तक हम अपना जो भी हमने नॉलेज गेन किया है वो पहुँचाते हैं। साइंटिस्ट जो हैं वो बहुत सारे ऑर्गेनाइज करते हैं ऐसे मेले जिसके थ्रू किसानों तक जानकारी पहुंच सके। इसके साथ ही साथ ये भी समझना चाहेंगे, नई जानकारियां किसान भाइयों तक पहुंचाना कितना ज़रूरी हो जाता है? क्योंकि परंपरागत खेती चल रही है, देखा जाता है कि उसमें कई किसान भाई हैं जिन्हें मुनाफा नहीं होता है, तनाव में आ जाते हैं। इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए नई और आधुनिक कृषि कितनी कितनी इंपॉर्टेंस देखते हैं इसकी आप? जैसे कि अभी आपने कहा कि किसानों पे तनाव आ जाता है और इसी वजह से जो फार्मर सुसाइड है उसका रेट भी बहुत बढ़ता जा रहा है। उसी एरिया में अगर हम देखें तो जो आधुनिक खेती है वो इन सब इंसिडेंट्स को रोक रही है। वो फार्मर को खेती, जैसे पहले परंपरागत खेती की हम बात करते हैं तो वो फार्मर उसको कंसीडर करता था कि जैसे ये उसका एक काम है और इसकी वजह से ही एक किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता। लेकिन जब हम आज देखते हैं टेक्नोलॉजी को तो इससे एंटरप्रेन्योरशिप
एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रही है। आजकल आईआईटियंस जो हैं वो अपनी जॉब छोड़कर यहाँ खेती में आ रहे हैं, क्योंकि खेती एक लाभ का बिजनेस है। तो आधुनिकता ने खेती को एक बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया है। देखा जाता था कि पहले के दौर में यंग टैलेंट जो है, जो नए नए लोग हैं, वो खेती किसानी करने से बचते थे। जैसा कि आपने बोला कि किसान का बेटा खुद किसान नहीं बनना चाहता था, लेकिन वर्तमान दौर में आखिर ऐसा क्या परिदृश्य बदल गया है कि लोग खेती किसानी की तरफ बढ़ रहे हैं? खेती किसानी को जैसे पहले देखा गया है, तो पहले फ़ायदा नहीं होता था किसान को, जितनी उसकी लागत लगती थी। कई बार जो रेट होता था वो 2-3 रुपए, और किसान अपनी पूरी फसल को, जैसे कि हम देखते हैं टमाटर या गोभी, उस पर पूरा ट्रैक्टर चला के उसको ख़त्म कर देता था, क्योंकि जितनी उसकी लागत लग जाती थी उतना उसको मुनाफा नहीं हो पाता था। लेकिन आधुनिकता की वजह से, मशीनीकरण की वजह से, जो जो नई नई मशीन्स आई हैं, उसकी वजह से किसान को अब फ़ायदा हो रहा है। अगर वो 1000 रुपये अपने खेत में लगा रहा है, तो उसको 1500 से 2000 तक का मुनाफा हो रहा है। और इसी की वजह से जो यंग जनरेशन है वो भी खेती की तरफ आकर्षित हो रही है। इसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि यदि हम किसानों की बात करते हैं, तो किसानों को देखते हुए कई ऐसी जानकारियाँ सोशल मीडिया के माध्यम से भी पहुँच रही हैं। इस प्लेटफॉर्म को आप कैसे देख रही हैं? कितना खास हो जाता है किसानों के लिए, क्योंकि हर कृषि वैज्ञानिक आपके घर नहीं आ पाएगा, ना ही आपके खेत में आ पाएगा। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा टूल है जो कि किसानों तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है। बहुत सारे लोग, जैसे मैं अपने घर में भी देखती हूँ, मेरे दादाजी, मेरे बड़े पापा, वो लोग फेसबुक चला रहे हैं या व्हाट्सएप चला रहे हैं, अपने फ़ोन में न्यूज़ चला रहे हैं। इवन आधुनिकीकरण की जब हम बात करें, तो कीपैड फ़ोन्स में भी आजकल हम न्यूज़ देख सकते हैं। तो ये सारे जो मीडिया हैं, ये फार्मर तक एक बहुत ही कम, एक्चुअली कॉस्ट इसकी कुछ नहीं है और फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि नई पीढ़ी हमारे साथ मौजूद है और बातचीत करके नए विचार आते हैं, और यही विचार यदि किसान भाई अपनी खेती किसानी में अपनाएंगे, अपने व्यवसाय में अपनाएंगे, तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि सफलता उन्हें ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है।
भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं और यंग टैलेंट की यहाँ पर बात की जा रही है। और सबसे पहले खुशबू जी, मैं समझना चाहूँगा आपसे, यदि सीड ट्रीटमेंट की बात करें तो थोड़ा विस्तार में बताइए हमारे किसान भाइयों को कि आखिर सीड ट्रीटमेंट होता क्या है और कैसे इसका उपयोग किया जा सकता है। जी, सीड ट्रीटमेंट जो है वो वैसा ही है जैसे कि हम अपना वैक्सीनेशन करवाते हैं, क्योंकि सीड ट्रीटमेंट जब हम अगर साइंटिफिक वे में देखें तो हम इसको FIR कहते हैं, मतलब फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम जो कि कल्चर होता है। यानी फफूंदनाशी दवा डालते हैं पहले, उसके बाद में कीड़ानाशी दवा और उसके बाद हम कुछ जीवाणु जो रहते हैं उसके थ्रू सीड ट्रीटमेंट करते हैं। फफूंदनाशी दवा को हम सबसे पहले उपयोग करते हैं, उसके बाद हम उस पर कीड़ानाशी दवा और उसके बाद कल्चर डालते हैं। कल्चर का डालना इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, जैसे जब हम फफूंदनाशी दवा और कीड़ानाशी दवा को डालते हैं तो ये केमिकल है, रसायन है, लेकिन जो कल्चर है वो बायोलॉजिकल है, यानी कि उसमें हमारे माइक्रोब्स होते हैं जो कि जब धरती में जाते हैं तो दूसरे जो हमारे लिए हानिकारक जीवाणु हैं उनको तो मारते ही हैं, साथ में जो हम हमारे एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन और अदर फॉस्फोरस और सल्फर जो भी चीज़ें हम हमारे एटमॉस्फेयर में ले सकते हैं उसको हमारी क्रॉप में फिक्स करते हैं। इससे सीड ट्रीटमेंट का फ़ायदा ये है कि इससे बीमारियां कम होती हैं और जो क्लाइमेटिक चेंज हम आजकल देख रहे हैं कि कभी भी बारिश हो जाती है, ठंड बहुत पड़ने लगती है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हमारे सीड को हम वैक्सीनेट कर रहे हैं कि वो उन सभी प्रॉब्लम्स के लिए रेडी हो जाए। उसके अलावा जीवाणु जो हैं वो हम जब हमारे सॉइल में बायोलॉजिकल कुछ डालेंगे तो वो हमारी सॉइल को एक लाइफ देगा जो कि ख़त्म हो चुकी है केमिकल्स की वजह से। इसीलिए सीड ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। लेकिन खुशबू जी, क्या आपको ये नहीं लगता कि किसान भाई यदि पूछेंगे नहीं, यदि उनकी समस्याओं का निदान नहीं होगा तो ये समस्याएं तो बनी ही रहेंगी, और इसके पीछे क्या एक हेजिटेशन भी आप बड़ा कारण मानती हैं? जी हाँ, हेजिटेशन एक बहुत बड़ा कारण है। जब मैं किसानों से मिली तो मैंने सबसे पहले ये देखा कि
वो अपनी समस्याएं बताने में बहुत झिझकते हैं। उन्हें लगता है कि अगर 10 लोगों के सामने वो कहेंगे कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, या फिर वैज्ञानिकों से भी जब चर्चा होती है तो उनको लगता है कि अगर उन्होंने कुछ गलत कह दिया तो उनका मजाक बन जाएगा और पूरे गांव में सब लोग उन पर हंसेंगे, इसलिए वो अपनी प्रॉब्लम नहीं बताते हैं। और हम जनरली देखते हैं कि बहुत सारे फार्मर्स की कंप्लेंट होती है कि खेती जो है उसमें सिर्फ नुकसान हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, और इसलिए वो खेती को क्विट करने का भी सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम जैसे हम डॉक्टर के पास जाएंगे और अगर हम डॉक्टर को नहीं बताएंगे कि हमें क्या समस्या है तो वह भी हमारा ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा। वैसे ही जो वैज्ञानिक हैं वो हर तरीके से रेडी हैं कि वो हर फार्मर की प्रॉब्लम को सॉल्व करें, इसीलिए डिजिटल मीडिया भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और फार्मर जो हैं, बहुत सारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स जो हैं वो आगे आते हैं, स्टेप लेते हैं, और इसीलिए जब हम एक्सटेंशन पढ़ते हैं हम वहाँ पर देखते हैं कि हम एक लीडर को चुनते हैं और उस लीडर के थ्रू हम लोगों को बताते हैं। और मुझे लगता है कि फार्मर का हेजिटेशन दूर करने का एक तरीका भी हो सकता है कि पहले हम उसको डिमॉन्स्ट्रेट करें कि क्यों कोई चीज़ उसके लिए फ़ायदा कारक है और क्यों उसकी समस्याएं बताना उसके लिए लाभदायक और है। इसीलिए केवीके का निर्माण भी किया गया सरकार के द्वारा, ताकि जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो किसान भाइयों तक पहुँचे। खुशबू जी, अंत में ये भी समझना चाहेंगे किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? साथ ही साथ ये भी बताइए कि ऐसे कोई खास केंद्र हैं जहाँ पर किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है? जी बिल्कुल। केवीके जैसे अभी आपने बताया कृषि विज्ञान केंद्र, यहाँ पर किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है, उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दी जाती है, और जो ट्रेनिंग्स होती हैं बच्चों की, जो एग्रीकल्चर कॉलेज के बच्चे होते हैं उनकी ट्रेनिंग में वे कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ते हैं और उनके द्वारा ही वे फार्मर्स तक पहुँचते हैं और फार्मर को नई टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। बच्चे आज जो मैं एक छोटा मैसेज देना चाहूँगी वो ये देना चाहूँगी एक कि बहुत सारे बच्चे एग्रीकल्चर के बारे में जब सुनते हैं तो सोचते हैं कि ये गोबर उठाना, गाय भैंस चलाना या फिर सिर्फ धूप में अपनी एनर्जी वेस्ट करने जैसा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। जब हम कहते हैं कि इंडिया जो है एग्रीकल्चर इंडिया की बैकबोन है तो उसका एक बहुत बड़ा मतलब होता है। जब हमने कोविड में देखा कि सिर्फ एग्रीकल्चर ऐसा सेक्टर था जिसकी जीडीपी पॉजिटिव थी, तो हमें आगे आना चाहिए इस सेक्टर के डेवलपमेंट में, हमें अपना हाथ बढ़ाना चाहिए और एग्रीकल्चर को हमें टॉप प्रायोरिटी बनाना चाहिए, क्योंकि इससे हम बहुत कुछ डेवलप कर सकते हैं, हमारी कंट्री को बहुत आगे पहुंचा सकते हैं। खुशबू जी, तमाम विचार आपने रखे हैं। साथ ही साथ यदि मैं नई बातों की बात करूं या आधुनिक पीढ़ी की बात करूं या नई पीढ़ी की बात करूं तो जो आपने बातें कही हैं निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है किसान भाइयों तक ज़रूर पहुंची होंगी। हमारे साथ वक्त साझा करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाइयों को मिलाकर यही कहा जा सकता है कि जो नई पीढ़ी है, नई सोच है वो सामने आ रही है, और उसके माध्यम से भी कोशिश सिर्फ एक ही है कि आखिर कैसे किसानी को लाभ के व्यवसाय में तब्दील किया जा सकता है। और इसके माध्यम से हम ये भी कह सकते हैं केवीके हो या इसके अलावा कई ऐसे पावर हब हो जो कि प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा खोले जा रहे हैं, उनका फ़ायदा उठाइए, और यदि आप उनका फ़ायदा उठाएंगे तो अपने आप को आप मजबूत कर सकते हैं। और कृषि दर्शन के संग में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और अंत में देखेंगे खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार। खबरें खेती के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं आज की प्रमुख खबरें। सिंचाई पंप कनेक्शन की दरें लागू, नैनो यूरिया बेहतर विकल्प, खेत पाठशाला आयोजित और लाभ की उपज है पीला मटर। अब जानते हैं खबरें विस्तार से। सिंचाई पंप कनेक्शन की दरें लागू। मध्य प्रदेश की बिजली वितरण कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं के लिए अस्थायी सिंचाई पंप कनेक्शन की दरें लागू कर दी हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर तथा चंबल संभाग के 16 जिलों के ग्रामीण क्षेत्र कृषि उपभोक्ताओं के लिए सिंगल दरें निर्धारित कर दी हैं। कंपनी के अनुसार अस्थायी कृषि पंप कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को कम से कम 3 माह का अग्रिम भुगतान करना होगा। अस्थायी कनेक्शन की दरों का निर्धारण मध्य प्रदेश विद्युत नियामन आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश के अनुसार किया गया है। नैनो यूरिया बेहतर विकल्प। किसान अब महंगी यूरिया की बजाय सस्ती और अधिक उपयोगी तरल यूरिया का खेतों में छिड़काव कर अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि मंत्री कमल पटेल तथा हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल की उपस्थिति में पिछले दिनों जबलपुर जिले के लालपुर गांव में ड्रोन से तरल यूरिया के छिड़काव का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर इफ्को के अधिकारियों ने बताया कि नैनो यूरिया का उपयोग कहीं ज़्यादा आसानी और
सस्ते से किया जा सकता है। फसल पर इसका छिड़काव पानी में मिलाकर किया जाता है। खेत पाठशाला आयोजित। किसानों को खेती करने में होने वाली परेशानियां और कठिनाइयों को दूर करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा खेत पाठशाला का आयोजन किया जाता है। इसी सिलसिले में कृषि विज्ञान केंद्र डिंडोरी द्वारा कोसेमडी गांव में चने की फसल से जुड़ी जानकारी देने के लिए खेत पाठशाला आयोजित की गई। खेत पाठशाला जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस पाठशाला में किसान खेती से जुड़ी अपनी समस्या बतलाते हैं और कृषि वैज्ञानिक तुरंत उसका निराकरण करते हैं। इसके साथ ही किसानों को उन्नत खेती की आधुनिक तकनीकों की जानकारी भी दी जाती है। इस कार्यक्रम में चुने हुए जागरूक किसानों के साथ बुआई से लेकर कटाई तक लगातार संपर्क में रहा जाता है। हर सप्ताह किसानों के साथ उनके ही गांव में बैठक की जाती है। डिंडोरी में हो रहे इस आयोजन में कृषि वैज्ञानिक किसानों का भरपूर सहयोग और मार्गदर्शन कर रहे हैं। इस खेत पाठशाला का शुरुआत ही जो है मिट्टी परीक्षण से होती है कि चयनित किसानों के खेतों की मिट्टी की जांच की जाती है। उसके बाद उसका बीज का चुनाव, बीज का उपचार, बीज की बुआई और निरंतर ही जैसे जैसे फसल आगे बढ़ती जाती है कृषकों को एक नोटपैड और पेन दिया जाता है ताकि वो निरंतर अपने अवलोकन उसमें लिखते जाएं और जो भी समस्या आती है उनको भी नोट करते जाएं और वैज्ञानिकों के अंत तक उनसे वो डिस्कस करके उसका समाधान प्राप्त करें। कृषक खेत पाठशाला कृषि विस्तार की ऐसी विधा है जो कि कृषि विस्तार के मूलभूत सिद्धांत करके सीखो एवं देखकर विश्वास करो को 100% फलीभूत करती है। धन्यवाद। और अब जानते हैं पीले मटर के बारे में। लाभ की उपज है पीला मटर। यूं तो मटर हमारे रोजमर्रा के भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन पीला मटर का भी उपयोग स्वादिष्ट व्यंजन बनाने के लिए किया जाता है। मटर विश्व में बीन और चने के बाद तीसरी मुख्य दलहनी फसल है। पीले मटर की खेती कर किसान अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। यूँ तो मटर की खेती सभी प्रकार की ज़मीन में की जा सकती है, लेकिन दोमट और बलुई भूमि इसके लिए अधिक उपयोगी मानी जाती है। इन दिनों मटर की बुआई के लिए उपयुक्त समय है। शुरुआत में इस फसल को 1 से 2 सिंचाई की ज़रूरत होती है। पहली सिंचाई 45 दिनों में की जानी चाहिए। दूसरी सिंचाई की यदि आवश्यकता हो तो फली आने पर की जा सकती है। बीज जनित रोगों से फसल को बचाने के लिए उचित उपचार करें। मटर की कटाई का कार्य फसल की परिपक्वता के पश्चात ही करें। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।